नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने ब्रिटिश विस्तार में बंगाल को कवर कर लिया था। उसी क्रम में आज हम लोग मैसूर को कवर करेंगे। हम लोग दरअसल ब्रिटिश का विस्तार पढ़ रहे हैं भारत में, और उसी क्रम में हमने बंगाल पढ़ लिया था, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इनके माध्यम से ब्रिटिश ने संपूर्ण बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था। आज जो है हम लोग मैसूर को पढ़ेंगे। मैसूर जिसको हम कह रहे हैं, ये दरअसल आज के कर्नाटक का क्षेत्र है। मैसूर मैसूर राज्य में अगर इसकी हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये वह क्षेत्र है जहां पर मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य के खंडरों पर एक वाडियार वंश की स्थापना होती है। तो जिसको मैसूर कहा जा रहा है, ये मैसूर दरअसल विजयनगर के खंडरों पर एक वाडियार नाम का वंश हुआ करता था। ये वाडियार वंश का एक शासक है जिसका नाम है चिक्का राज कृष्ण। ठीक, ये बात है जब बंगाल अपना डेवलपमेंट कर रहा है ना, उससे थोड़ा पहले की। तो मैसूर में वाडियार वंश है जिसका शासक है कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज या चिक्का राज कृष्ण। इसी के दरबार में या इसी के सेना में जो है एक व्यक्ति काम करता है सेनापति के तौर पर, जिसको हम लोग हैदर अली के तौर पर जानते हैं। एक सेनापति है जिसको हम लोग हैदर अली के नाम से जानते हैं। दरअसल हैदर अली यहाँ इस वंश में एक सेनापति के तौर पर भर्ती हुआ था, और उसके बाद इसने अपनी योग्यता के माध्यम से लगातार डेवलपमेंट करने का काम किया। इसी हैदर अली के बारे में कहा जा रहा है कि इसने 1761 के समथिंग में एक स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य की स्थापना। तो मैसूर राज्य को एक राज्य बनाने का काम इस हैदर अली के द्वारा किया गया, और इसी परंपरा से आगे मैसूर राज्य की कहानी बढ़ेगी। जब मैसूर राज्य की स्थापना कर रहा है हैदर अली, तो उसके बाद इसने अपना विस्तार भी किया है, और यही विस्तार की वजह से ब्रिटिश साम्राज्य के हित टकराएंगे। क्योंकि आप जो भारत के मैप पर अगर इन क्षेत्रों को देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र है, और जहाँ ये मैसूर का पूरा एरिया है, उसी मैसूर के एरिया में ब्रिटिश का मद्रास वाला क्षेत्र आता है। और आप मद्रास के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि कर्नाटक युद्ध हुए थे दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ में, तो उसी मद्रास को लेकर के ब्रिटिश और मैसूर के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, और इसी संघर्ष की स्थिति के चलते हुए मैसूर के साथ ब्रिटिश के 4 युद्ध होंगे, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ने क्रमशः संपूर्ण मैसूर राज्य को अपने कब्जे में ले लिया गया। क्लियर है? उसी की कहानी थोड़ी सी हमें पढ़नी है। यहाँ से पीटी में सवाल पूछे जाते हैं, एक तो इन युद्धों की डेट वगैरह, कौन गवर्नर जनरल है, और उसके साथ ही उस संधियों के माध्यम से, जिन संधियों से ब्रिटिश ने सब कुछ प्राप्त किया। तो अगर हम थोड़ा सा हैदर अली के बारे में देखें कि हैदर अली का मामला क्या है, तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि हैदर अली जो है मैसूर राज्य का संस्थापक है। ठीक, हैदर अली के द्वारा इसी मैसूर राज्य में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की जा रही है। ये इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, केवल इतना ध्यान रखेंगे। तो एक तो मैसूर राज्य का संस्थापक है, ये पहले बता दी हमने। इसने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की।
ये आधुनिक शस्त्रागार का मतलब ये है कि यहाँ यूरोपीय सैनिकों की तर्ज पर भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। इसी माध्यम से ब्रिटिश के जो हित हैं वो प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं हैदर अली जो है उनकी सेना की नकल करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से उनकी फिर टकराएंगे आपस में और वो संघर्ष का कारण बनेंगे। तो हैदर अली के बारे में एक बात ध्यान रखना है कि हैदर अली जो है मैसूर राज्य का संस्थापक, 1761 में इसने मैसूर राज्य की स्थापना की और उसी मैसूर राज्य में जो एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर रहा है जो ब्रिटिश के हित प्रभावित करेंगे। आगे जब हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश के हित प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ मैसूर मद्रास का क्षेत्र पड़ रहा है, तो इनके मैसूर और उनके बीच में जो संघर्ष हुए हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। हैदर अली का ही बेटा है टीपू सुल्तान, इसका पुत्र है टीपू सुल्तान। ठीक, तो ये पहले हैदर अली 2 युद्धों में आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान उसका बेटा है, ये इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो हमें ये संघर्ष देखना है। हेडिंग एक डालते हैं, आंग्ल मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है और मैसूर का मतलब मैसूर राज्य से है। तो यहाँ पर ब्रिटिश और अंग्रेज और मैसूर के बीच में लगभग 4 युद्ध हुए हैं और 4 युद्धों के माध्यम से मैसूर पर जो है कब्जा होगा। तो अगर हम इन युद्धों को क्रमशः देखें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के और 1769 तक हो रहा। ठीक है, इस युद्ध में एक तरफ अगर आप देखें तो हैदर अली और एक तरफ ब्रिटिश। ठीक, इस युद्ध में हैदर अली जो है बढ़त मजबूत स्थिति में होता है और हैदर अली के द्वारा ब्रिटिश सेना को पराजित किया जाता है। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इसमें ब्रिटिश की जो है कहीं ना कहीं हार हो रही है और हैदर अली जो है उसमें विजय हो रहा। अब इस युद्ध में जो संधि हुई है ना, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है। प्रत्येक युद्ध के बाद एक संधि होती है और संधि के माध्यम में समझौता होगा जिसमें कुछ क्षेत्र, कुछ धन पैसा दे करके मामले को निपटाया जाएगा। तो इस संधि में यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो संधि होती है 1759 में, जिसको कहते हैं मद्रास की संधि। ये मद्रास की संधि के माध्यम से ये कहा गया कि हम लोग जो एक दूसरे के क्षेत्रों को जीत लिया है उन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। क्लियर है? तो ये युद्ध दरअसल लगभग 3 साल चला और 3 साल में जो जैसे ब्रिटिश ने कुछ मैसूर राज्य के क्षेत्र जीत लिए, मैसूर ने कुछ ब्रिटिश पर कब्जा कर लिया, तो उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें एक दूसरे को वापस कर दिए गए। कहा कि हम लोग जो है आगे से लड़ाई नहीं करेंगे। दरअसल इस युद्ध में एक संधि में एक और बात कही गई थी कि अगर मैसूर राज्य पर किसी का आक्रमण होता है ना, तो ब्रिटिश ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर अगर कोई आक्रमण होता है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो दरअसल इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश ने मैसूर को सुरक्षा देने का वायदा किया था, ये ध्यान रखिएगा। और दरअसल एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए थे। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सारी बातें, इसमें डेट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि यूपीपीसीएस में डेटा मैच करने के लिए पूछी जाती हैं। और ट्रीटी ऑफ मद्रास को ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि हुई है। क्लियर है? इसी क्रम में जब ये संधि हो जाती है तो उसके बाद मामला ये था कि हैदर अली या मैसूर राज्य का विवाद मराठों से हो जाता है
और मराठों ने इस समय मैसूर राज्य पर जो है आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो फिर प्रथम संधि, मद्रास की संधि के अनुसार बात यह थी कि ब्रिटिश मैसूर राज्य की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब मराठों ने आक्रमण किया मैसूर राज्य पर तो ब्रिटिश ने सुरक्षा नहीं की, ब्रिटिश ने मैसूर राज्य को सुरक्षा नहीं दी या अपनी सेना नहीं भेजी। इसी वजह से, इसी कारण से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरुआत होता है। तो आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर के 84 के बीच चढ़ा जा रहा है। क्लियर है? इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान भी इसके साथ में है ना, हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान, मतलब ये बाप बेटे दोनों साथ में हैं। और एक तरफ ब्रिटिश हैं, और ब्रिटिश में भी अगर आप गवर्नर का नाम ध्यान रखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल है। क्लियर है? युद्ध होता है, आप समझ रहे हैं, लगभग 4 सालों तक युद्ध चला है। अच्छा, इस युद्ध में एक बात ध्यान रखेंगे कि 1782 में, 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। इस युद्ध के माध्यम से, इस युद्ध के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो आगे चल करके फिर इस युद्ध को जो है टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया है। क्लियर है? तो इसमें एक नोट करके थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो इस हैदर अली की मृत्यु के बाद इस संपूर्ण युद्ध को जो है टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया, और उसके बाद इन दोनों के बीच में मंगलौर की संधि हो रही है। मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ये संधि हो रही है 1784। क्लियर है? और फिर इसी संधि में ये कहा गया कि जो भी एक दूसरे के क्षेत्र जीते गए हैं वापस कर दिए जा रहे हैं, और इस बार फिर वही सेम बातें थी, है ना। दरअसल इस युद्ध में भी आप अगर इस बात को ध्यान रखें, टीपू सुल्तान, हैदर अली की बेशक डेथ बेशक हो जाती है, लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान लगभग विजयी रहा था। इस युद्ध में भी कहें तो ब्रिटिश पराजय हुए थे, है ना। ध्यान रखेंगे ये विजयी हो रहे हैं और ब्रिटिश की कहीं ना कहीं इसमें हार हुई है। इस युद्ध के बाद अब ब्रिटिश के सामने चुनौती थी कि लगातार मैसूर से 2 बार युद्ध में पराजित हुए हैं, तो अब इस बार जो है एक नई रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ना है और मैसूर को पराजित करना है किसी भी कीमत पर। अच्छा, इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे कि 1776 एडी में अमेरिका में वॉर चल रहा है, अमेरिका की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है और वहां ब्रिटिश पराजित हो रहे हैं। उस पराजय से प्रभावित होकर के ब्रिटिश के सामने चैलेंज था कि कहीं ना कहीं भारत हमारे हाथों से न निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली से पराजित हो रहे हैं, तो ये चुनौती लग रही है कि कहीं ना कहीं भारत में वो भारत भी हमारे हाथों से न निकल जाए। तो इस बार ब्रिटिश एक रणनीति बना रहे हैं और एक नए गवर्नर जनरल को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस पर जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको इस बार मैसूर को पराजित करना है और मैसूर पर जो है कब्जा करना है। तो उसी रणनीति के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आ रहा है, और जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है तो एक तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस है और टीपू सुल्तान है। उसी युद्ध को थोड़ा सा समझना है। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ में थोड़ा झुकाव ज़्यादा था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से संबंध स्थापित किए थे, एक कंपनी का गठन भी किया था, फ्रांसीसी कंपनी। वहाँ जैकोबियन क्लब जो है उसका सदस्य भी बन रहा है। तो टीपू सुल्तान के इन कार्यों से फ्रांसीसियों को थोड़ी सी ब्रिटिश को समस्या हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि मैसूर या टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों के साथ अपना तालमेल बनाए, और इसी क्रम में थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर हो रहा है। तो अगला तृतीय आंग्ल
मैसूर युद्ध। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है 1790 से लेकर के 1792 के बीच। क्लियर। और एक तरफ इस युद्ध में टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ है ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है। तो इस युद्ध में हमने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसी पर्पस से भेजा गया था, पूरी रणनीति के साथ भेजा जा रहा है कि आपको टीपू सुल्तान को पराजित करना है। और इसी क्रम में आकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस विजयी हो रहे हैं। तो ये जो युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मैसूर राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। और जब मैसूर राज्य की हार हो गई, ब्रिटिश की विजय हुई है, तो इसके माध्यम से संधि तो होगी, लेकिन इस संधि का स्वरूप अलग होगा। इससे पहले 2 संधियां हुई थी, उसमें केवल ये बोल दिया गया था कि एक दूसरे के जीतते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए। लेकिन इस बार जो है टीपू सुल्तान पर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जा रहा है ना, और उसका आधा राज्य ले लिया जा रहा है। तो जो संधि हुई है इस युद्ध की में, वो संधि हो रही है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है। और इसी संधि के माध्यम से इस संधि में क्या प्रावधान थे, तो ध्यान रखिएगा कि टीपू पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया कि युद्ध में जो खर्चा हुआ, युद्ध में जो व्यय हुआ है, वो टीपू सुल्तान से वसूलने की बात हो रही है। और इस टीपू का आधा राज्य ले लिया कंपनी ने, आधा राज्य ले लिया। ठीक, आधा राज्य ब्रिटिश को मिला। तो ये ट्रीटी जो है एक श्रीरंगपट्टनम की संधि है, एक अपमानजनक संधि कही जा रही इतिहास में, है ना, कि टीपू सुल्तान के साथ उससे युद्ध हर जाने के तौर पर एक मोटी रकम वसूली जा रही है, और उसके बाद भी टीपू सुल्तान का आधा राज्य जो है ले लिया जा रहा। जब टीपू सुल्तान कुछ पैसे देने में विफल हो जाता है, तो फिर टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को बंदी बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा अपमान था किसी भी राजा के लिए, क्योंकि भारत में जो भी शासक हुए जिनके साथ ब्रिटिश का संघर्ष हुआ हो रहा है, वहाँ युद्ध और हरजाने हो रहे हैं। आपने इलाहाबाद की संधियों में देखा था कि अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध हरजाने के तौर पर ब्रिटिश ने प्राप्त किए थे, है ना। पैसे, भूमि, ये सब तो अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा संधि में एक बड़ा काम ये हुआ था कि जब ये हरजाना करोड़ों रुपए में था, तो टीपू सुल्तान देने में असमर्थ हो रहा है। उसी परंपरा में उसके 2 बच्चों को ब्रिटिश के पास जो है बंदी बनाया जा रहा है। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि को अपमानजनक संधि कहा जा रहा है। और इसी वजह से टीपू सुल्तान ने फिर दोबारा अपना अपमान का बदला लेने के लिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को बढ़ावा दिया। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। यहाँ टीपू सुल्तान के एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने दरअसल एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बगैर शत्रु को जो है पंगु बना दिया है। तो यहाँ मित्र वो मराठा और हैदराबाद के निजाम के लिए कह रहे हैं, है ना, क्योंकि आधा राज्य लिया था। कल्पना करिए अगर ये पूरा राज्य ले लिया जाता तो मैसूर वो मराठा और हैदराबाद के निजामों को बहुत सारा क्षेत्र देना पड़ता। इस युद्ध में दरअसल ध्यान रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ में जो है मराठे भी हैं और हैदराबाद का नवाब भी है। तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो भूमि मिली थी, उसी भूमि का कुछ भाग जो है इन मराठा और निजामों को दिया जा रहा है। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस कह रहे हैं कि मैंने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बगैर दुश्मन को जो है पंगु बना दिया है। दुश्मन वो लॉर्ड टीपू सुल्तान को कह रहे हैं। क्लियर है। स्टेटमेंट पूछा गया कमीशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध,
ये युद्ध हो रहा है 1799 में, 1799। क्लियर है। और एक तरफ इस युद्ध में टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। क्लियर है। तो इस युद्ध में दरअसल टीपू सुल्तान पराजित होता है और अंतिम रूप से युद्ध में मारा जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है ना, लॉर्ड वेलेजली विजयी हो जाते हैं। इस युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश ने मैसूर राज्य पर जो है कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक वाडियार वंश के तौर पर एक शासक की नियुक्ति की जा रही है, और इसी लॉर्ड वेलेजली के माध्यम से सहायक संधि की शुरुआत की जाएगी, और सहायक संधि के माध्यम से मैसूर राज्य का ब्रिटिश के साथ जो है संबंध स्थापित कर लिया जाएगा, या सहायक संधि उस पर थोप दी जाएगी। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने 4 युद्धों के माध्यम से मैसूर राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। क्लियर है। तो ये युद्धों को ध्यान रखिएगा, है ना। पहला युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीयांग मैसूर युद्ध, चतुर्थांग मैसूर युद्ध। चतुर्थांग मैसूर युद्ध में दरअसल कोई संधि नहीं हो रही है, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो जा रही है। अब यह है कि टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। टीपू सुल्तान, तो हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था। क्लियर है। टीपू सुल्तान के बारे में ध्यान रखिएगा, इसने श्रीरंगपट्टनम में, पट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, वृक्ष लगाया। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का पर्पस ये है केवल कि ब्रिटिश से उसने अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया था। क्लियर है। दूसरा, टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर जारी किया था, एक नया कैलेंडर जारी किया था, है ना। क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं तो ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी या फ्रांस के साथ अपने संबंध जोड़े थे, है ना। इसी फ्रांस की एक संस्था थी जैकोबियन क्लब। तो इसी जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना टीपू सुल्तान। क्लियर है। जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था, एक नया कैलेंडर जारी किया था, और एक और बात ध्यान रख लेंगे कि इसने अपने राज्य में माप तौल की एक नई पद्धति की शुरुआत की थी। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान रख लेंगे कि इसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना। इसने नया कैलेंडर जारी किया था, फ्रांस के साथ संबंध स्थापित किए थे, जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी, और माप तौल की पद्धति। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी सेना में हिंदुओं को बड़े स्तर पर भर्ती किया था। टीपू सुल्तान एक सहिष्णु शासक था, ब्रिटिश के सामने, है ना, जो है एक शक्तिशाली शासक के तौर पर खड़ा था। इसलिए टीपू सुल्तान को मैसूर ए शेर भी कहा जाता है, मैसूर ए शेर भी कहा जाता है, इसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान का एक स्टेटमेंट फेमस है। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन जीने से ज़्यादा अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, है ना। 100 दिन एक कायर की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो टीपू सुल्तान इस बहादुरी के कारण अपने नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश के सामने इसने जो है बड़ा संघर्ष किया, उनको कई बार जो है पराजित भी किया, लेकिन चतुर्थांग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, और इस तरीके से ब्रिटिश का संपूर्ण मैसूर राज्य पर कब्जा हो जाता है। ठीक, इसी क्रम में हम लोग जो है मराठा और पंजाब को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग PY को लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।